नमस्कार, मैं प्रोफेसर एम शाओल अमी, हिंदी विभाग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। पाठ्यक्रम अनुवाद आवश्यकता और स्वरूप, इसके अंतर्गत सप्ताह 6 व्याख्यान 30 भारतीय अनुवाद अध्ययन आरंभ, भारतीय अनुवाद सिद्धांत, भारतीय अनुवाद चिंतक। इसके अंतर्गत भारतीय अनुवाद चिंतक 4 पर आज हम व्याख्यान तेजस्विनी निरंजना का अनुवाद सिद्धांत। समकालीन भारतीय अनुवाद विचार में तेजस्विनी निरंजना का उल्लेख अनिवार्य है। तेजस्विनी निरंजना अनुवाद को भाषी कार्य से ऊपर उठाकर इसे एक व्यापक राजनीतिक सांस्कृतिक कार्य के रूप में परिभाषित करती हैं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय चेतना की रोशनी में अनुवाद के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करते हुए वो अनुवाद की राजनीतिक और औपनिवेश शासनकाल में अंग्रेजी शासन के काल में पश्चिमी विचार और अनुवादकों द्वारा किए गए और किए जाने वाले अनुवाद कार्यों का सही विवरण, विश्लेषण और लोगों के बीच, जातियों के बीच और भाषाओं के बीच अनुवाद को स्थापित करने के लिए इसके महत्व को स्पष्ट करती हैं। इनकी अत्यंत चर्चित कृतियां हैं सिटिंग ट्रांसलेशन, हिस्टरी पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड द कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट। तेजस्विनी निरंजना ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि ग्रहण किए तथा हैदराबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्रोफेसर रहीं और तेजस्विनी निरंजना का अध्ययन क्षेत्र टॉमस मॉन, वॉल्टर वेमिन तथा दरिदा के विचार के सामयिक विवेचन से लेकर ए.के. रामानुजन के लेखन और अनुवाद कार्य की समीक्षा तक व्याप्त है। इनकी व्यापक परिधि में औपनिवेशिक एवं उत्तर औपनिवेशिक विवेचन को हम केंद्र बिंदु के रूप में देख सकते हैं। अपने अत्यंत विचारशील और विचार उत्तेजक लेख ट्रांसलेशन, कॉलोनियलिज्म एंड द राइज ऑफ इंग्लिश में तेजस्विनी निरंजन औपनिवेशिक काल में हुए अनुवादों की राजनीति को उजागर करती हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है, हरीश त्रिवेदी या तेजस्विनी निरंजना, इन दोनों के तर्कों का विकास औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में एडवर्ड सईद की पुस्तक ओरिएंटलिज्म के प्रकाशन के बाद होता है। इसके अलावा सईद के विचारों का विस्तार और उनके अनुवाद विचारों में देखा जा सकता है, तो उनके विचारों में हम देख सकते हैं। इसके अलावा सईद के विचारों का विस्तार, उनके अनुवाद विचार को लेकर इस क्षेत्र में उनके शोध कार्य के महत्व को कम करने के लिए कई प्रयास यहाँ नहीं किए गए। तो तेजस्विनी निरंजना विस्तार पूर्वक ये बताती हैं कि किस प्रकार औपनिवेशिक शासन काल में अनुवाद को औपनिवेशिक शासन के एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया गया। भारत में अनुवाद कार्यों के आरंभ की पृष्ठभूमि यह है कि एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से जुड़े एक विद्वान मैकॉन्की ब्रिटिश राज्य के इस प्रार्थना के बाद हुआ कि प्राचीन हिंदू कृतियों को यथावश अनुवाद संग्रह तथा अनुवाद के माध्यम से लाया जाए। इसके फलस्वरूप विलियम जोन्स ने भारत आए और भारत के विषय में उनका मत था कि उन्होंने उस शासन काल में उन सामग्री को लाने की कोशिश की। तेजस्विनी निरंजना विस्तृत रूप से वर्णन करती हैं कि कैसे औपनिवेशिक शासन के समय अनुवाद के औपनिवेशिक शासन के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया गया। तो यहाँ पे
जैसे जो विलियम जोन्स के भारत आने पर अनुवाद के संबंध में उनके विचार क्या था, तो उनका विचार था कि ट्रांसलेशन वुड सर्व टू डोमेस्टिकेट द ओरिएंट and thereby turn it into a provision of यूरोपियन लर्निंग। इसी प्रकार विलियम जोन्स के अनुवाद की भूमिका आदि के माध्यम से वे अंग्रेजी एजेंडा को सामने लाते हैं। उन्होंने जोन्स के अनुवाद के 3 उद्देश्य बताए। नीड फॉर ट्रांसलेशन बाय यूरोपियन सिंस द नेटिव्स आर अनबिलीवेबल, नेटिव्स आर अनरियलेबल, interpretate of their own laws and culture. The desire to be a lawgiver to give the Indians their own laws, the desire to purify Indian culture and speak on its behalf. असल में मैकल का मिनट्स ऑफ एजुकेशन, जेम्स सलीम की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया तथा विलियम्स जोन्स के अनुवाद एक ही औपनिवेशिक उद्देश्य से निर्मित हैं। तेजस्वी निरंजना स्पष्ट रूप से कहती हैं कि माई स्टडी ऑफ ट्रांसलेशन डज नॉट मेक एनी क्लेम टू सॉल्व द डायलेमास ऑफ ट्रांसलेटर्स, इट डज नॉट प्रपोज एट अनदर वे ऑफ थियरलाइजिंग translation to enable a more foolproof method of narrowing the gaps between culture. It seeks rather to thick through this gap. Sitting translation में क्या अनुवाद में की जाने वाले सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में बात की जाती है। इससे हम तेजस्वी निरंजना के अनुवाद की सोच को हम देख सकते हैं। तेजस्वी निरंजना टॉम्स मैन तथा बेंजामिन और दरिद्रा के उदाहरणों का उपयोग करके अनुवाद सिद्धांत को हल करने के प्रयास में संलग्न है। ट्रांसलेशन एज डिस्ट्रप्शन नामक निबंध में, जो कि सिटिंग ट्रांसलेशन में संकलित है, में तेजस्वी निरंजना उत्तर औपनिवेशिक अनुवादकों के कार्यों को रेखांकित करते हुए कहती हैं, द पोस्ट कॉलोनियल ट्रांसलेटर मस्ट बी वेयर ऑफ एसेंशियलिस्ट anti-colonial narrative. In fact, she must attempt to deconstruct them to show their complicity with the master narrative of the imperialism. This is a cruel task, especially at the time when the myths of the nationalism, secularism, traditions, nationalhood, citizenships are invoked to suppress heterogeneity in a decolonized country like India. Sitting translation. तेजस्वी निरंजना वाल्टर ब्रेनमैन और दरिद्रा के अनुवाद संबंधी विचारों का तुलनात्मक अध्ययन भी करती हैं, बल्कि यह कहना ज़्यादा संगत होगा कि वह दरिद्रा के ब्रेनमैन संबंधी अनुवाद विषयक अध्ययन का आलोचनात्मक विवेचन करती हैं। इस क्रम में वह अनुवाद, इतिहास, अंतरपाठ्यता आदि को वेलमैन, डीमैन तथा दरिद्रा के विचारों के आलोक में प्रस्तुत करती हैं। वैमिन के संबंध में उन्होंने एक निबंध में कहा है कि द टास्क ऑफ द ट्रांसलेटर की दरिद्रा की व्याख्या को स्पष्ट करते हुए कहती हैं, फॉर डेरिडा अलाउिंग टू बेंजामिन कनेक्शन बिटवीन द ट्रांसलेशन ऑफ ए वर्क and its afterlife, the translation essay circulates among life, seed and survival, since to live on survival would seems to be essentially related to translate. Derrida does not seem to use the term genealogy in the sense that Netzius or Foucault would. Sitting translation में तेजस्वी निरंजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी शासन द्वारा कराए गए अनुवाद कार्यों की राजनीति का तथ्य एवं प्रमाण सहित विश्लेषण करना रहा है। वास्तव में ये औपनिवेशिक शासन को सुगम बनाने के साथ साथ ईसाई धर्म का प्रचार करना था। वे तो यहाँ तक मानते हैं कि देयर ओनली सॉल्वेशन द मिशनरीज वुड देन क्लेम ले इन कॉन्वर्जेशन टू द मोर इवॉल्व्ड रिलीजियन ऑफ द वेस्टर्न। ट्रांसलेशन इज एडिटेड मोनो बेकर, रोटलेट, न्यूयॉर्क, 2009। इस विचार से सहमत होना कठिन
है, पर एक व्याख्या तो है ही। इस प्रकार तेजस्वी निरंजन के अनुवाद में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष को रेखांकित किया जाता है। तो जितने अनुवाद हुए हैं उस पर आधुनिक अनुवादकों ने, जो चिंतक हैं, उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। संपूर्ण भारतीय भाषा तकनीकी और भाषा विज्ञान व्यापक और विशाल है। कुछ अनुवादक इसके लिए परंपरागत हैं। भारत की कार्यक्षमता, अनुभव की रोशनी में भाषा के योगदान और कुछ लेखों के माध्यम से अनुवादक संबंधी कार्य को समझते हैं। गणेश देवी के अय्यप्पा पनिकर, डॉक्टर नगेंद्र, दिलीप चित्रे, उमाशंकर जोशी, भीष्म साहनी 20वीं सदी के अंत में भाग लेने वाले साहित्यकारों और भाषाविद के रूप में उल्लेखनीय हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में रामचंद्र शुक्ल, हरिवंश राय बच्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद और इससे पहले के लोग, और 19वीं सदी की शुरुआत में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह जैसे लोगों का उल्लेखनीय आवश्यक है। डॉक्टर नगेंद्र ने विश्व साहित्य की महत्वपूर्ण पुस्तक का व्यापक रूप से अनुवाद किया। साहित्य संस्कृति के महत्व को दर्शाने वाले रचनाओं का अनुवाद किया और अनुवाद के दार्शनिक पहलुओं का अनुवाद किया। अरस्तु के काव्यशास्त्र, क्रौंजे के सौंदर्य शास्त्र जैसा अनुवादों के साथ पश्चिमी काव्यशास्त्र साहित्य का समाजशास्त्र और लॉन जेनसेंस के उदांत सिद्धांत जैसे विषयों को हिंदी पाठकों तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रेमचंद उर्दू भाषा से हिंदी भाषा में आए तो उन्होंने अपने प्रारंभिक लेख उर्दू में लिखे और फिर उन्हें स्वयं हिंदी में अनुवादित किया। बाजार हुस्न नामक उर्दू रचना का सेवा सदन नाम से हिंदी में अनुवाद किया गया, तो इसे हम रचनात्मकता और मूल विचार के रूप में मान सकते हैं। हालांकि ये मूल रूप से उर्दू में ही सोची गई रचना मानी जाती है। प्रेमचंद ने अनुवाद के संबंध में लिखा है कि भीष्म साहनी ने अंग्रेजी में अनुवाद के संबंध में 2 लेख लिखे हैं। रामचंद्र शुक्ल ने विश्व प्रपंचन की प्रस्तावना विस्तृत रूप से लिखी है। विश्व प्रपंचन हेकेल की रेडल ऑफ यूनिवर्स नामक पुस्तक का हिंदी में अनुवाद है। इस पुस्तक के अनुवाद के बाद उन्होंने एडवेन की लाइट ऑफ एशिया नामक रचना का बुद्ध चरित्रम नाम से अनुवाद किया। प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन नामक लेख का कल्पना का आनंद और आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी का साहित्य नाम से अनुवाद किया। बंगला उपन्यासकार राजखल दास बंदोपाध्याय राजखल दास बंदोपाध्याय की रचना शासंक नामक रचना का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। हरिवंश राय बच्चन ने शेक्सपियर के नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया। मधुशाला नामक रचना की प्रसिद्धि से भी परिचित है। हरीश त्रिवेदी और सुसन बेसेंट एंड्रो लेफेयर के रीराइटिंग या भारतीय संदर्भ की सुजीत मुखर्जी के न्यू राइटिंग के रूप में मानते हैं, यदि हम इसे किसी भी रूप में अनुवाद मानते हैं। प्रीफेस, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉलोनिस्ट, कैनिबल्स एंड वर्नाकुलर्स, पोस्ट कॉलोनियल ट्रांसलेशन, थियरीज एंड प्रैक्टिस, तो ये इसके उदाहरण हैं। रघुवीर सगाई ने भी शेक्सपियर के नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया है। इस प्रकार के अनुवादों को भारत के समृद्ध बनाने के लिए आवश्यक माना जाता है। दिलीप चित्रे ने मराठी के अंग्रेजी में महत्वपूर्ण अनुवाद किए हैं और उनके लिए प्रस्तावना लिखी है, जिससे अनुवाद के रूप में स्वभाव और उसके प्रकृति के बारे में स्पष्टता मिलती है। अनुवाद के महत्व को स्पष्ट करते हुए दिलीप चित्रे कहते हैं कि एक स्वतंत्र कवि होने के बावजूद मैं एक ऐसे उत्तर आधुनिक दुनिया में रहता हूँ जो अनुवाद के द्वारा रूपांतरित है। एक लेखक के रूप में मेरी यह नियति है, मुझे स्वयं तथा भारत और यूरोप के बीच एक सेतु के रूप में बनाए रखते हैं, अथवा मैं एक खंडित व्यक्ति बनकर रह गया हूँ। सिंह A.K. ट्रांसलेटेड थियरी एंड प्रैक्टिस, न्यू दिल्ली क्रिएटिव बुक्स। के अय्यप्पा पनिकर ने भारतीय अनुवाद परंपरा के महत्व को स्पष्ट किया है। पनिकर भारतीय साहित्यिक अनुवाद के संदर्भ में अनुवाद में वास्तविकता की चिंता को निराधार मानते हैं। माइकोवास्की की कविता के अनुवाद के अलावा उन्होंने T.S. इलियट की वेस्टलैंड और जीवनानंद दास की रचनाओं के अनुवाद किए हैं।
उनके अनुसार विधियाँ अनुवादित रचना के रूप पर निर्भर करती हैं। कंभन, तुलसी, कृतवास रामायण और अध्यात्म रामायण जैसे उदाहरण के माध्यम से वो बताते हैं कि मध्यकाल में रचनाकारों ने अनुवाद का पुनर्वचन करते हुए भी मूल रचना की शुद्धता या प्रमाणिकता की चर्चा नहीं की। द एंजाइटी ऑफ एथेंसिटी रिफ्लेक्शन ऑन लिटरेरी ट्रांसलेशन नामक लेख में ये शुद्धता या वास्तविकता की चिंता को समकालीन समस्या के रूप में विस्तृत रूप से बताते हैं। गणेश नारायण देवी, जैन देवी अनुवाद और अनुवाद के राजनीतिक अधिकारों पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय अनुवाद की परंपरा का वो विशेष रूप से उल्लेख करते हैं। आफ्टर एमनीसिया नामक पुस्तक में उन्होंने अभिज्ञा शकुंतला का अंग्रेजी अनुवाद, दूसरी ओर भारतीय दृष्टिकोण में एकीकृत अनुवाद को मूल के माध्यम से संबंधित करने का सुझाव देते हैं। ट्रांसलेशन एज ओरिजिनल नामक निबंध में वो एक महत्वपूर्ण सत्तामूलक प्रश्न उठाते हैं। अधिकांश साहित्य का निर्माण अनुवाद द्वारा होता है, इसलिए वह ये कहते हैं कि साहित्यिक इतिहास के लिए ये उपयोगी होगा क्योंकि ये साहित्यिक अनुवाद के नियमों का समाहित करता है। साहित्यिक इतिहास में अनुवादित रचनाएं कहाँ स्थान पाएं और इस प्रश्न को भी उठाते हैं। श्रोत भाषा में या लक्ष्य भाषा में ये महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये जब ये फल जो है वो मूल कृति की साहित्यिक परंपरा में समाहित होते हैं तो क्या ये लक्ष्य भाषा के साहित्यिक इतिहास में समाहित होगा या अलग और विविध परंपरा के रूप में विकसित होगा, यह प्रश्न चिन्ह है। ऑफ मैनी हीरोज द जी.एन. देवी रीडर्स, ओरिएंट, ब्लैक स्वैन, हैदराबाद। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसी तरह के प्रश्न को इवेन जोहर ने अपने प्रसिद्ध लेख में द पोजिशन ऑफ ट्रांसलेटेड लिटरेरी विद इन द लिटरेरी पॉलिसिस्टम में उठाया है। उन्होंने कहा है कि अनुदित साहित्य साहित्यिक बहुव्यवस्था के केंद्र स्थिति में है, लेकिन गणेश देवी अनुवादित कृतियों के बारे में अनिश्चय के कारण यह अनुवाद में होने वाले स्थिति के बारे में भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि दिस ontological uncertainty will hence translation has rendered translation studies a haphazard activity which denotes too much energy to discuss the problem to the original meaning and the meaning of the altered structure. जी.एन. देवी रीडर। उमाशंकर जोशी गुजरात के प्रमुख कवि और आलोचक ही नहीं बल्कि अंग्रेजी में भी विशेषज्ञ हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित और साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रहे उमाशंकर जोशी कविता के अनुवाद की जटिलता के बारे में अपने लेख प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसलेटिंग पोइट्री गुजराती में प्रकाशित है में कविता के अनुवादकों से मूल रचनाकार की कवि प्रतिभा को उजागर करने की अपेक्षा को अनुचित मानते हैं, लेकिन उनके पास जो अपेक्षा हैं वो ये हैं कि उन्हें मूल पाठ के करीब रहने का प्रयास करना चाहिए। मूल पाठ की विशेषता और गुणवत्ता को बनाए रखने में वो कितने सक्षम हैं उसी के अनुसार वो सफल होंगे। ट्रांसलेशन इट्स थियरी एंड प्रैक्टिस, एडिट बाय ए.के. सिंह। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वयं अनुवाद किया और अनुवाद के बारे में अपने विचार भी व्यक्त किए। भारतीय अनुवाद विचारकों की एक लंबी सूची हो सकती है। इस विस्तृत सूची में कुछ महत्वपूर्ण अनुवाद विचार के बारे में सोचते समय इस अध्याय में चयनित ए.के. रामानुजन, सुजीत मुखर्जी, गायत्री चक्रवर्ती स्पिकवा, तेजस्विनी निरंजना, हरीश त्रिवेदी के सिद्धांत अनुवाद अध्ययन के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। रामानुजम ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में अनुवाद की व्यावहारिकता के माध्यम से अनुवाद के समृद्ध किया है, जबकि अनुवाद के संदर्भ में उनके दार्शनिक प्रस्ताव अनुवाद को समझने में बहुत सहायक होते हैं। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने अनुवाद की राजनीति और स्त्री विमर्श पर चर्चा की है। अनुवादक और पाठकों के बीच के संबंध माध्यम से अनुवाद के दार्शनिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया और अनुवाद कार्य के सांस्कृतिक विश्लेषण को भी प्रदान किया।
सुजीत मुखर्जी अनुवाद को कई दृष्टिकोणों में देखा, इसलिए उनके दृष्टिकोण में अनुवाद की खोज और पुनर्प्राप्ति शामिल है। इसी तरह वह अनुवाद को नए लेख व नवलेख के रूप में परिभाषित करते हैं। तेजस्वी निरंजना अपने महत्वपूर्ण अध्ययन में उपनिवेश काल में अनुवाद कार्य में अंतर्वस्तु दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती हैं और ब्रिटिश शासन की राजनीतिक एजेंडे को उजागर करती हैं, जबकि हरीश त्रिवेदी उत्तर उपनिवेशिक अनुवाद कार्य की राजनीति को प्रस्तुत करते हैं और सांस्कृतिक अनुवाद और संस्कृति के अनुवाद से संबंधित मुद्दों को उठाते हैं। गणेश देवी के अनुसार अनुवाद की सौंदर्य शास्त्र की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं और साहित्यिक इतिहास में अनुवादित कृतियों के लिए क्या स्थान होना चाहिए, ये एक मौलिक प्रश्न उठाते हैं। अयप्पा पनिकर भारतीय दृष्टिकोण में अनुवाद में मूल पाठ के संदर्भ में विश्वसनीय के प्रश्न को मध्यकालीन बहस का हिस्सा नहीं मानते। उमाशंकर जोशी कविता के अनुवाद में मूल कविता के रचनात्मक को गलत मानते हैं। दिलीप चित्रे समकालीन उत्तराधुनिक संदर्भ में अनुवाद के बिना एक प्रकार की कटे हुए विशिष्टता की स्थिति को स्वीकार करते हैं। प्रेमचंद, रघुवीर सगाई, डॉक्टर नगेंद्र, भीष्म साहनी, हरिवंश राय बच्चन के विचार अनुवाद अध्ययन को समझने में बहुत उपयोगी हैं। तो यहाँ हमने इन सब चिंतकों के बारे में देखा जो भारतीय अनुवाद चिंतक हैं। इन सब के अपने अपने विचार यहाँ प्रस्तुत रहे हैं। अब कुछ शब्दावलियाँ हैं और इन शब्दावलियों को हम देखेंगे। अबाउट लगभग, अबव अधिक, एक्यूरेट सटीक, अक्यूट एंगल न्यून कोण, ट्रायंगल त्रिकोण, अडेप्टेड अनुकूलित, ऐड जोड़ना, एडिशन योग जोड़, फैक्ट तथ्य, इनवर्स प्रतिलोम, एडजेसेंट संलग्न, आसन्न, सन्निकट, आफ्टर के बाद, आफ्टरनून दोपहर, अलजेब्रा बीजगणित, इक्वेशन समीकरण, एक्सप्रेशन व्यंजक, अलाइक तुल्य, ऑल सब सभी, टुगेदर मिलकर, अमाउंट योगफल, राशि, मात्रा, परिमाण, टू एनालाइज विश्लेषण करना, आंसर उत्तर जवाब, अप्लाई लागू होना। तो यहाँ पे इस व्याख्यान में कुछ भारतीय अनुवाद चिंतकों के विचारों को समझाने की कोशिश की है। इसमें संदर्भ पुस्तकों के रूप में पुस्तक ग्रंथ या अन्य प्रकाशन में अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि पुराणा तिवारी को लिया गया है। अनुवाद विज्ञान की भूमिका कृष्ण कुमार गोस्वामी को लिया गया है। अनुवाद सिद्धांत MTT 10 इग्नो से लिया गया है। वेबसाइट पर उपस्थित कई अन्य प्रकाशनों से भी सामग्री ली गई है। इन सब पुस्तकों और जो प्रकाशनों से सामग्री को संदर्भ के रूप में लिया गया है, इसमें सम्मिलित किया गया है, इसमें जोड़ा गया है, उदाहरणों को लिया गया है ताकि हमारी व्याख्या सरल हो, आप लोगों को अच्छी तरह से समझा सको। इसको समझाने का प्रयास मैंने किया है ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें। आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।